हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, लैब असिस्टेंट के लिए जो है फिजिक्स के अंतर्गत हम इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे और इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हमारे केवल लास्ट के 2 पॉइंट रहे हैं। एक है हमारा मीटर ब्रिज और एक है पोटेंशियोमीटर। तो आज हम बात करने वाले हैं मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर के बारे में ही। और मीटर ब्रिज के बारे में हम बात करना शुरुआत करें उससे पहले मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आपका साथी या आप जो है इंग्लिश मीडियम से लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्लासेस जो है दोस्तों वो तो अभी अवेलेबल नहीं है, बाद में हम अवेलेबल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर उन्हें जो है अभी प्रिपरेशन करनी है तो उनके लिए नोट्स हम अवेलेबल करवा सकते हैं। और आप अगर नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर नीचे स्क्रॉल हो रहा है वहाँ से आप नोट्स परचेज कर सकते हो। बहुत ही कम दाम है, केवल 50 रुपये में जो है आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों मीटर ब्रिज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मीटर ब्रिज के बारे में आपको कंप्लीट बात करें तो आपको एक बात पहले याद रख लेनी है कि मीटर ब्रिज कोई अलग से नहीं है। ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज का आपको मैंने बताया था ना दोस्तों, व्हीट स्टोन सेतु जो होता है, तो व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत है, उसी के आधार पर आपका मीटर ब्रिज भी है। सबसे पहले तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाए कि बताओ भाई मीटर ब्रिज किस पर आधारित है, तो मीटर ब्रिज आधारित है व्हीट स्टोन के सिद्धांत पर। ठीक है, और मीटर ब्रिज सर दिखता कैसा है, तो ये जो आपके सामने डायग्राम में लेकर के आया हूँ ये व्हीट आपके मीटर ब्रिज का ही डायग्राम है। अब इस मीटर ब्रिज के डायग्राम में आपको जो अलग अलग दिख रहा है, जैसे आरबी यहाँ जी यहाँ एस, ये आपका फिर मीटर स्केल यहाँ जे, ये सब क्या होते हैं इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो आरबी का मतलब होता है रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या होता है दोस्तों? रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, ये याद रखना। एस जो है ये आपका केवल एक रेजिस्टेंस है, ठीक, केवल इसका नाम दिया है, ये रेजिस्टेंस है। आपका जो ये जे दिख रहा है दोस्तों, इसे कहा जाता है जॉकी। क्या कहा जाता है? जॉकी कहा जाता है। और ये जो तार है ये 1 मीटर का होगा, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है? मीटर स्केल नाम दिया गया है। ये जो आपका लगा हुआ है प्लस माइनस और ई, ये आपका क्या है? सेल है, या फिर आप बैटरी कह सकते हो। ये जो K1 है ये है यहाँ पर क्या दोस्तों? कुंजी। क्या है? कुंजी है। तो ये मीटर ब्रिज आप लोगों के सामने है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो मीटर ब्रिज ऐसा होता है और इसी टाइप का आपके जो है डायग्राम आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अंदर केवल आपको क्या याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मीटर ब्रिज जो है दोस्तों आप लोगों को, जैसा कि मैंने बता दिया कि ये व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही काम करता है। और अगर ये व्हीट स्टोन के सिद्धांत पर ही काम कर रहा है तो इसका मतलब ये फिक्स है कि आरबी अपॉन में इस तार की जहाँ पर संतुलन अवस्था प्राप्त होगी, मान लो एल लंबाई के ऊपर मिलती है, तो आपके क्या हो जाएगा दोस्तों? अरे क्या हो जाएगा? आर बी बटे एल और एस अपॉन में 100 माइनस एल। मतलब यहाँ पर जो है दोस्तों आपको दूरी के ऊपर बात करनी है कि कितनी दूरी है, और जितनी दूरी पर होगा उतनी ही आपके जो है जिस रेजिस्टेंस के नीचे जो दूरी आ रही है उसको आप लिख दोगे, और कुछ भी नहीं करना है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब अगर हम बात करें दोस्तों तो देखिए आप लोगों ने रेजिस्टेंस का पीछे मैंने फॉर्मूला बता दिया था कि आप लोगों को जो है रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ये तो मैंने आपको बता दिया था। चलिए तो अब जो है दोस्तों आप लिखिए यहाँ पर कि जो तार की लंबाई है वो सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध, अगर 1 सेंटीमीटर लंबाई का आप प्रतिरोध निकालते हो, कितना? यहाँ लिखिए आप इकाई सेंटीमीटर लंबाई, कितना? इकाई सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध। और अगर हम इकाई सेंटीमीटर लंबाई के प्रतिरोध की बात करें तो वो आपका अगर RCM है, यानी कि
पर सेंटीमीटर जो प्रतिरोध है वो आपका कितना है, RCM है। तथा इस डायग्राम के अंदर ही मैं लिखवा रहा हूं, तथा संतुलन बिंदु, क्या, यानी आपका बैलेंस पॉइंट, संतुलन बिंदु जो है वो आपका बी सिरे, कहाँ पर, बी सिरे पर, यानी कि इस वाला, ये जो देखो ये रहा, ये बी, ठीक है। तो बी सिरे ए से भाई बी पॉइंट है ये रहा यहाँ पर, ये ए सिरे से कितनी दूरी पर है, सिरे ए से L सेंटीमीटर, कितने पर, L सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात, कहाँ प्राप्त हो रहा है, L सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है, ठीक है। और तो अब देखो दोस्तों, आपका अगर ए बी की लेंथ अगर L सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बी सी की जो लेंथ है वो हो जाएगी 100 माइनस L सेंटीमीटर। इतनी क्यों होगी, क्योंकि दोस्तों जो ये तार होता है या जो ये स्केल लगा हुआ है ये 1 मीटर का होता है, यानी 100 सेंटीमीटर का होता है। कितना होता है दोस्तों, 100 सेंटीमीटर का होता है। इसलिए तो अगर ए से बी की लेंथ L सेंटीमीटर है तो बचा हुआ कितना होगा, 100 माइनस L सेंटीमीटर होगा। तो अब अगर दोस्तों इस रेजिस्टेंस बॉक्स के लिए अगर हम प्रतिरोध लिखना चाहते हैं तो इस रेजिस्टेंस बॉक्स के नीचे कितना तार आ रहा है, ए से बी आ रहा है। इसका मतलब आप लिखोगे RB बराबर क्या हो जाएगा, तार AB का प्रतिरोध, ठीक है। जो जिसके नीचे है वह उसी के प्रतिरोध को शो करेगा, यानी ए से लेकर बी तक का तार का जो प्रतिरोध होगा वो RB रिप्रेजेंट करेगा, और जो S है ये बचाएगा आपके बी से सी तक के प्रतिरोध को। तो रेजिस्टेंस बॉक्स जो है वो किसके ऊपर आ रहा है, ए से बी के ऊपर। तो ए से बी तार का प्रतिरोध जो है वो कितना हो जाएगा, पर सेंटीमीटर कितना प्रतिरोध है इनटू कितनी लेंथ ली है, L सेंटीमीटर। तो रेजिस्टेंस बॉक्स बराबर हो जाएगा RCM इंटू L, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं। तो ऐसे ही जो हमारा S है उस S का मतलब क्या है, S का मतलब है तार जो आपका बचा BC उसका प्रतिरोध। तो तार BC का प्रतिरोध, ठीक है। तो तार BC का जो प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा R सेंटीमीटर, यानी पर सेंटीमीटर कितना चार्ज है इनटू कितनी लेंथ है। तो कितनी लेंथ है, 100 माइनस L, ठीक है। कितनी है, 100 माइनस L। तो आपके पास में आपके रेजिस्टेंस बॉक्स की भी आपके पास में क्या आ गई है, रेजिस्टेंस आ गया, और S का भी आपके पास में रेजिस्टेंस आ चुका है। अब हम जो है इसका रेशियो निकालें तो क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स बटे S बराबर रेजिस्टेंस बॉक्स का जो प्रतिरोध निकाला वो कितना था, R सेंटीमीटर इंटू L बटे इस S का जो प्रतिरोध आया वो कितना आया, R सेंटीमीटर गुणा 100 माइनस L। समझ में आ गई बात। और आप लोगों को क्लियर दिख रहा है दोस्तों कि R सेंटीमीटर यानी पर सेंटीमीटर कितना प्रतिरोध है वो तो दोनों में आ रहा है, तो हम काट देंगे। तो हमने काट दिया तो आपके पास अब आ गया रेजिस्टेंस बॉक्स का प्रतिरोध बट्टे S बराबर आपका हो गया L अपॉन में 100 माइनस L। समझ में आ गई बात। तो आपके पास S जो देखो रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, तो रेजिस्टेंस बॉक्स तो जो है दोस्तों ऐसा एक टाइप का बॉक्स बना रहेगा जिसके ऊपर 0 से लेकर के आपके 10,000 है, 1000 है, 5000 है, वो वहाँ तक के क्या रहते हैं, प्रतिरोध लगे रहते हैं। और यहाँ फिर इनके अंदर ऐसे कुंजियाँ लगी रहती है, जो कुंजी निकालते हो वहाँ तक का प्रतिरोध इसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो रेजिस्टेंस बॉक्स का प्रतिरोध तो हमें ज्ञात है, लेकिन जो ये S है, ये जो आपका S दिख रहा है,
ये है अज्ञात रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसका नाम भी आप ये दे सकते हो कि ये क्या है, अननोन है, यानी आप इसको नहीं जानते हो, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को नहीं जानते हो। तो इसके लिए हमारा जो है S बराबर अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे दोस्तों, तो हम लिखेंगे 100 माइनस L अपॉन में L, और इसका गुणा करेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स में कितना प्रतिरोध आ रहा है उससे। समझ में आ गई बात। तो ये है आपका मीटर ब्रिज का पूरा कॉन्सेप्ट, और ये है आपके मीटर ब्रिज का क्या, अरे ये क्या है, मीटर ब्रिज का फॉर्मूला। ये आपको याद रखना है। समझ में आ गई बात। क्या करना है, याद रखना है। मैं वापस आपको एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि इस मीटर ब्रिज से जो है दोस्तों, और आपके व्हीटस्टोन ब्रिज से और पोटेंशियोमीटर से क्वेश्चन आते हैं इसलिए। ठीक, तो देखो मीटर ब्रिज का जो है कॉन्सेप्ट वो पूरा का पूरा कौन सी थ्योरी पर बेस्ड है, तो इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है आपके व्हीटस्टोन ब्रिज की जो थ्योरी है उसी पर। ठीक है, और व्हीटस्टोन ब्रिज की थ्योरी पर बेस्ड है, इसका मतलब इसमें क्या होगा दोस्तों, आपके जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा वो क्या आएगा दोस्तों, इक्वल होगा। क्या आएगा, इक्वल होगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें आगे तो आपके जो है दोस्तों क्या होगा, हम जो है फिर अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मतलब तो आपका ये रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसके अंदर आपके अलग अलग रेजिस्टेंस लगे रहते हैं, और अगर आप रेजिस्टेंस बॉक्स देखना चाहते हो तो मैं कल आप लोगों को जो है मेरे स्कूल में जो रेजिस्टेंस बॉक्स पड़े हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा। कमेंट करिएगा तो ज़रूर मैं जो है कल आप लोगों को स्कूल की लैब का विजिट भी करवाऊँगा। फिर ये आपका है अननोन रेजिस्टेंस, और ये आपका एक मीटर स्केल लगा हुआ है जो 100 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, और अगर इस 100 सेंटीमीटर के स्केल का पर इकाई सेंटीमीटर अगर इस तार का हमने रेजिस्टेंस निकाला तो वो आ गया RCM, यानी कि पर सेंटीमीटर कितना रेजिस्टेंस है। ठीक, अब संतुलन बिंदु कहाँ मिला, सपोज करिए इस B पॉइंट पर मिल रहा है। ये J जो है वो जॉकी है जिसको आप घुमाते हो इसके ऊपर, और जहाँ भी इस गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन जो है दोस्तों कितना मिले दोस्तों, शून्य विक्षेप, यानी कि डिफ्लेक्शन जो है शून्य मिले, 0 मिलेगा, तब आप जो है इसको कहोगे कि ये बैलेंस्ड हो गया। तब आप ये रेशियो अगर निकालोगे तो आपके पास इस अननोन रेजिस्टेंस का आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और आप यहाँ पर ये लिख सकते हो कि मीटर सेतु यानी कि मीटर ब्रिज, तो मीटर सेतु की सुग्राहिता के लिए आर का, यानी ये जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है ना इसका, ठीक है, ये पूरा लिख लो चलो वरना और कंफ्यूज हो जाओगे। तो रेजिस्टेंस बॉक्स का ऐसा मान होना चाहिए, ऐसा मान होना चाहिए जिससे धारा मापी, जो हमारा ऊपर लगा हुआ है ना जी गैल्वेनोमीटर, उसकी बात कर रहा है, तो धारा मापी में शून्य विक्षेप हो, यानी 0 डिफ्लेक्शन हो। शून्य विक्षेप की स्थिति, शून्य विक्षेप की जब स्थिति आएगी तब आप इसको कहोगे कि ये बैलेंस हो गया है। ठीक है, स्थिति लगभग तार के मध्य में प्राप्त हो। ये पॉइंट ये कह रहा है कि जो मीटर ब्रिज है आपका वो सुग्राहिता के लिए, यानी कि आप ये कह सकते हो कि ऐसा परफेक्ट मीटर ब्रिज जो होगा उसके अंदर क्या होगा कि आपका जो है दोस्तों क्या होगा दोस्तों, अरे जो आपका डिफ्लेक्शन आ रहा है वो शून्य जो आता है वो शून्य डिफ्लेक्शन कहाँ पर आएगा, तो शून्य डिफ्लेक्शन वहीं पर आएगा दोस्तों जहाँ पर आपका जो है धारा मापी में
आपके लगभग पॉइंट कहाँ आ जाए, मिड में आ जाए, मतलब जब आपके लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास दूरी होगी तो इधर भी 50 होगा, इधर भी 50 होगा, तब आप इसके अंदर जो है 0 आता है। तो फिर ऐसे मीटर ब्रिज को हम क्या कहते हैं, सुग्राहिता यानी कि परफेक्ट मीटर ब्रिज है। क्या कहते हैं, परफेक्ट मीटर ब्रिज कहते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अब दोस्तों हम आगे की और। तो ये जो है दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट हुआ कंप्लीट, किसका, अरे ये मीटर ब्रिज का अभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ है। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की और नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों वो आ जाता है विभव मापी यानी कि पोटेंशियोमीटर, ठीक है। चलिए उससे पहले मीटर ब्रिज से रिलेटेड कुछ अगर है जो आपकी सीमाएं या आप कह सकते हो लिमिट जो होती है वो याद रख सकते हो। जैसे कि आप इसके अंदर ये याद रख सकते हो, सबसे पहले तो जब आप जो है जॉकी को जब आप घुमा रहे हो तो उसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से ही घुमाना चाहिए, ऐसा नहीं कि रगड़ कर घुमा रहे हो। अगर रगड़ कर घुमाओगे तो तार की जो मोटाई है वो अलग अलग आ सकती है, रगड़ने से क्या होगा, ऊपर का भाग थोड़ा खुरदरा हो जाएगा ना, इसलिए, ठीक। ऐसे ही अगर हम जो है तार के अंदर अगर ज़्यादा देर तक विद्युत धारा आपने प्रवाहित करी तो ज़्यादा देर जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो तार जो है दोस्तों आपका गर्म हो जाएगा, और गर्म होने की वजह से जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा तार के प्रतिरोध में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से इन चीज़ों से बचना चाहिए। ऐसे ही आपके जो है मीटर ब्रिज के जो एंड पॉइंट होते हैं ये वाले, कौन से, ये जो मीटर ब्रिज के एंड पॉइंट है ना ए और सी, इन पॉइंट के अंदर जो है दोस्तों आपका प्रतिरोध जो होता है वो प्रभावित करता है, और वो बहुत ही कम प्रभाव करता है, ठीक है। और इस प्रभाव की वजह से भी आपका रिजल्ट जो है थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो ये थोड़ी सी लिमिट्स है किसकी, इस मीटर ब्रिज की। चलिए तो अब जो है इस लिमिट को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास में न्यू एक जो आया डेवलपमेंट या न्यू कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है विभव मापी का। तो आप लिखिए अब आपका ये लास्ट टॉपिक विभव मापी, कौन सा टॉपिक आ जाता है दोस्तों, विभव मापी। और विभव मापी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियोमीटर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों, पोटेंशियोमीटर। क्लियर है बात। चलिए तो अब बात करते हैं इस पोटेंशियोमीटर के बारे में, यानी ये जो विभव मापी है इसके बारे में। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो विभव मापी है ये किस काम का है, तो ये किसी भी विद्युत परिपथ में अगर आपको दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापना है तब भी काम का है। साथ ही साथ किसी भी सेल का अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट करना है, यानी कि ईएमएफ फाइंड करना है, विद्युत वाहक बल फाइंड करना है, तब भी आप जो है विभव मापी का उपयोग कर सकते हो। और ये बात आपको याद रखनी है। तो आप लिखेंगे कि विभव मापी किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा विद्युत वाहक बल अथवा किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं, कोई भी दो बिंदु दे रखे हो, उनके मध्य विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, विभवांतर मापने की आदर्श प्रायोगिक यानी आइडियल प्रैक्टिकल, ठीक है, आइडियल प्रैक्टिकल युक्ति। क्या है ये, आइडियल प्रैक्टिकल युक्ति है, यानी कि ये एक आप जो है इस उपकरण का उपयोग कर सकते हो। तो ये एक आइडियल प्रैक्टिकल युक्ति
है। समझ में आ गई बात? ये बात आपको जरूर 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 याद रखनी है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए तो अब बात करते हैं दोस्तों हम आगे। अब हम बनाते हैं पोटेंशियोमीटर का जो सर्किट डायग्राम होता है वो, और उसके बाद में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि जो आपका पोटेंशियोमीटर है उसका थ्योरी क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके सामने जो है बना देता हूं पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम, और आप लोग भी जो है दोस्तों इस सर्किट डायग्राम को अच्छे से समझना और अच्छे से नोट करना, क्योंकि इससे जब क्वेश्चन आता है ना दोस्तों तो थोड़ा सा टफ रहता है और बच्चों के अच्छों को जो है नानी याद दिला देता है। ठीक है, तो हमें नानी याद ना आए इसके लिए आपको केवल इतना करना है कि इस जो भी डायग्राम को आपके सामने मैं बनाने जा रहा हूँ उसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, और इसका जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा बाद में कि इसकी प्रिंसिपल क्या है, तो उस प्रिंसिपल को अच्छे से समझ लीजिएगा तो आपका इजीली इससे जो है क्वेश्चन हो जाएगा। और आप अगर 16 और 18 के पेपर उठाकर देखेंगे तो दोनों ही पेपरों के अंदर इससे जो है दोस्तों क्वेश्चन आया ही आया है। हालांकि इसमें चारों के चारों व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और आपके पोटेंशियोमीटर चारों से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो जो इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि इम्पोर्टेंट है या नहीं है सर, तो ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलो अब इसका जो है दोस्तों हम मिलान चिन्ह बना देते हैं। एक सेकेंड, ये अब सही है। अब देखिए ये आपका है इधर एक सेल लगा हुआ। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं माइनस, इधर आ जाएगा प्लस। ऐसे ही एक यहाँ पर आपका लगा हुआ है सेल, फिर आपका ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर जो है आपका क्या लगा हुआ है रेजिस्टेंस। ठीक है, और इधर आपके जो है क्या लगा हुआ है दोस्तों की लगी हुई है। ठीक है, क्या लगी हुई है? की लगी हुई है, जिसका नाम हम दे रहे हैं K1। और ये ऐसे करंट जा रहा है, ये पॉइंट मान लो B है, ये पॉइंट आपका A है। इधर इधर से करंट आ रहा है क्योंकि ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, तो ये करंट प्रोड्यूस करेगा। इधर आपका है ये रियो स्टेट, जिसके अंदर जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका रियो स्टेट। और ये जो ऊपर वाला डायग्राम है इसका तो नाम दे रहे हैं हम प्राथमिक परिपथ यानी इनिशियल सर्किट। ये तो क्या है? इनिशियल सर्किट है। समझ में आ गई बात? और ये जो नीचे बनेगा आपका, जो कि देखिए यहाँ आपके एक जुड़ जाएगा गैल्वेनोमीटर, जिसका नाम है जी दे दिया हमने, ये गैल्वेनोमीटर जुड़ गया। और अब ये गैल्वेनोमीटर से होते हुए आपके जो है ये तार ऐसे इधर मान लो मिल जाता है। ठीक, जहाँ मिल रहा है वो पॉइंट मान लो C है, और जो मिलेगा वो तो क्या होगा? जॉकी होगी ना, जॉकी घुमाई जाती है हमेशा। तो ये जो डिस्टेंस है आपकी A से C, ये डिस्टेंस मान लो आपकी कितनी है? L है। कितनी है? L है। और ये आपका इधर क्या है दोस्तों? EMF, यानी ये भी एक आपका सेल है। और ये जो डायग्राम है ये कौन सा हो गया आपका? द्वितीयक परिपथ। ये क्या हो गया? द्वितीयक परिपथ हो गया। क्लियर है बात इतनी? तो देखिए हमने क्या करा, सबसे पहले एक डायग्राम बनाया है, जो कि ये डायग्राम है किसका दोस्तों? तो ये डायग्राम है आपके विभव मापी परिपथ का। किसका है? विभव मापी परिपथ, यानी कि पोटेंशियोमीटर सर्किट। ठीक है, तो विभव मापी परिपथ है। क्लियर है इतनी बात? अब ये हमारा जो है इधर ये भी हमारी देखो, एक तो ईएमएफ इधर जुड़ा हुआ है और एक ईएमएफ इधर जुड़ा हुआ है। ये है P, क्योंकि इसका नाम है ईएमएफ प्राइमरी ईएमएफ आप कह सकते हो, यानी प्राथमिक ये सेल है, ये आपका इधर द्वितीयक सेल है। ऊपर वाला जो सर्किट बना है उसका नाम दिया प्राथमिक सर्किट, और जो ये नीचे अलग से बना इसका नाम दिया द्वितीयक सर्किट। अब जो है इसका आप सिद्धांत लिख लीजिए, यानी इसकी जो थ्योरी है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जब समझ आएगी तभी तो हमें पता चलेगा ना कि इसके अंदर हमें क्या करना है। तो इसका जो सिद्धांत है वो आप लिख लीजिए।
तो इसका सिद्धांत है दोस्तों अविक्षेप, ठीक है, मतलब नॉन डिफ्लेक्शन। तो अविक्षेप की अवस्था में, अविक्षेप की अवस्था में अज्ञात विभवांतर, जो सेकेंडरी वाला है ना, नीचे वाला जो आपका ईएमएफ है उसकी बात कर रहा है, तो वो आपको अज्ञात होगा, यानी आपको अननोन होगा, आपको पता नहीं होगा, आपको निकालना होगा। ठीक, तो अज्ञात विभवांतर या आप कह सकते हो विद्युत वाहक बल, ठीक है, विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात विभवांतर, यानी जो ऊपर आपकी बैटरी है उसी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, तो ज्ञात विभवांतर के समान होता है। ठीक है, यही है विभव मापी का सिद्धांत, यानी पोटेंशियोमीटर का सिद्धांत क्या कहता है? पोटेंशियोमीटर का सिद्धांत कहता है कि आपका जो ये अज्ञात है, देखो ये वाला, ये जो है ना इधर, ये वाली जो बैटरी है, ये इसका ईएमएफ हमें नहीं पता है इस सेल का, तो हम ये कह सकते हैं ये क्या है दोस्तों, आपका अज्ञात विद्युत वाहक बल। ठीक है, ये क्या है? अज्ञात विद्युत वाहक बल का सेल। क्लियर है बात? तो इस अज्ञात विद्युत वाहक बल सेल जो है, इसका जो विभवांतर होगा वही विभवांतर इस ऊपर वाली बैटरी का भी होना चाहिए। कब? जब इस गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो, यानी कि डिफ्लेक्शन शून्य हो। समझ में आ गई बात? इतनी क्लियर है? तो ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि जब ये आपको याद रहेगी तभी तो हम जो है आगे जो फॉर्मूला लिखने वाले हैं वो समझ पाएंगे। समझ में आ गई बात? अब आपने इसका सिद्धांत भी लिख दिया। सिद्धांत क्या कह रहा है कि जो अज्ञात विद्युत वाहक बल है और जो आपका ज्ञात विद्युत वाहक बल है, उन दोनों का मान जो है समान होना चाहिए। कब? जब आपका अविक्षेप हो, यानी कि नॉन डिफ्लेक्शन हो। समझ में आ गई बात? चलिए, इसके अंदर जो है दोस्तों अब आप लिखेंगे एक विभव प्रवणता के बारे में। किसके बारे में? आप नया टॉपिक, मतलब इसी के अंदर जो है छोटी छोटी डेफिनेशंस है और कॉन्सेप्ट है जिनसे मिलकर ये पूरा सिद्धांत बनने वाला है। तो अब आप लिखिए विभव प्रवणता। ठीक है, क्योंकि ये पूछी जाती है। तो विभव प्रवणता का मतलब क्या होता है? तो विभव प्रवणता का मतलब होता है विभव मापी तार की एकांक इकाई, यानी कि प्रत्येक यूनिट वाइज मतलब एक सेंटीमीटर की बात कर रहा हो या 1 मीटर की बात कर रहा हो, जो भी आपका तार दे रखा है, जितना भी दे रखा है उसके अकॉर्डिंग एकांक लंबाई कह सकते हो। ठीक है, इकाई लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एकांक लंबाई पर जो विभव पतन होता है ना, मतलब जितना विभव आपका खर्च हो रहा है प्रति इकाई लंबाई के ऊपर, यानी प्रत्येक 1 सेंटीमीटर पर या 1 मीटर लंबाई के तार पर जितना विद्युत या विभव का जो पतन होता है, विभव पतन होता है, और उस विभव पतन को ही हम क्या कह रहे हैं? जिसे विभव प्रवणता x से रिप्रेजेंट करते हुए कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो विभव प्रवणता का मतलब है कि विभव मापी जो तार है, उस तार की एकांक लंबाई पर कितना विभव का पतन होगा उसे विभव प्रवणता कहते हैं। और इसका मतलब जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है x बराबर EP, यानी कि प्राइमरी में जो आपकी ये सेल दे रखा है, प्राइमरी सेल, इसका EMF कितना है, और ये डिवाइड हो जाएगा आपके L से। समझ में आ गई बात? इस L का मतलब क्या है? तो ये जो आपका L है ना दोस्तों, ये है इसकी लेंथ। ये जो आपका A से B की जो लेंथ है वो है आपकी L। समझ में आ गई बात? ये L क्या है? A से B की लेंथ कितनी है टोटल। और EP क्या है? तो प्राइमरी
जो आपका सेल है उसका ईएमएफ कितना है। समझ में आ गई बात। तो विद्युत जो विभव प्रवणता है उसे आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, एक्स से। इस विभव प्रवणता का अगर हम एसआई मात्रक की बात की जाए, यानी एसआई मात्रक, तो इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। समझ में आ गई बात, क्लियर है इतनी। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों हम आगे की और आगे की और दोस्तों अगर हम बात करें इसके अंदर, तो अब जो है दोस्तों इसका हम फॉर्मूला लेकर के आ रहे हैं और वो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन होने वाला है वो तो किससे होगा दोस्तों, अरे वो होगा हमारे किससे सॉल्व होगा वो हमारा क्वेश्चन, इसी से सॉल्व होने वाला है। तो देखो ये तो हमने निकाल लिया एक्स की वैल्यू विभव प्रवणता की, यानी कि प्रत्येक एकांक लंबाई के ऊपर विभव पतन कितना होता है उसे विभव प्रवणता कहते हैं। लेकिन इससे जो है दोस्तों हम इस अननोन, इस एक्स, इसका जो है इसको कैसे निकालेंगे, इसका ईएमएफ कैसे निकालेंगे। ये तो ईपी तो हमारे पास था, ये टोटल लेंथ थी, वहां से हमने एक्स निकाल दिया। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं यहां पर कि आपके जो अननोन रेजिस्टेंस है, अननोन ईएमएफ है, तो आप लिखेंगे अज्ञात विद्युत वाहक बल, और अज्ञात विद्युत वाहक बल जो है वो क्या था, ई। तो अज्ञात विद्युत वाहक बल बराबर हो जाएगा आपके विभव प्रवणता गुणा एल, और ये जो एल है ये क्या है, तो ये एल है आपके क्या दोस्तों, अरे ये एल क्या है यहाँ पर, ये एल है आपके संतुलन की लंबाई। क्या कह सकते हैं हम, संतुलन लंबाई कहेंगे। तार की, आप लिख लीजिए, तार की संतुलन यानी बैलेंसिंग लेंथ, संतुलन लंबाई। बात क्लियर आ गई आपके समझ में। देख लो कैसे, ये देखो भाई, जब इसने बोल दिया कि आपके इसका जो आपके विद्युत वाहक बल है यानी ईएमएफ है वही इसका होना चाहिए, और अगर हमने इस तार के लिए प्रत्येक यूनिट लंबाई के ऊपर जो आपका विभव प्रवणता कहलाता है वो हमने निकाल लिया, और अगर हमने उस विभव प्रवणता का गुणा इस एल से कर दिया तो इस एल के लिए जितना ईएमएफ है वही ईएमएफ तो इसका होगा, और इसका ईएमएफ और इसका ईएमएफ बराबर हो गया। कहाँ से निकला, यहीं से, देखो यहीं से निकलेगा, एक्स एल बराबर ई पी, और यहाँ आ गया हमारे पास ई बराबर एक्स एल। तो ये कब हो सकता है, ये जब आपका अविक्षेप हुआ तब आपके पास में कोई लेंथ आई होगी जहाँ ये बैलेंस हुआ होगा, और जहाँ बैलेंस होगा उसे हम कहेंगे तार की संतुलन लंबाई। तो अज्ञात विद्युत वाहक बल यानी कि ई, और ई की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है दोस्तों, हमारे x इंटू एल। एल क्या है यहाँ पर, एल है आपके संतुलन लंबाई, बैलेंसिंग लेंथ। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप लोगों के लिए। चलिए तो अब बात करते हैं दोस्तों हम आगे की और, ठीक है। तो अब आप जो है दोस्तों आगे की ओर लिखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपके आ जाता है वो आता है कि यदि विभव मापी यानी कि आपका जो पोटेंशियोमीटर है उसकी बात कर रहे हैं, कि यदि विभव मापी के प्राथमिक, यदि विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में धारा नियंत्रक का प्रतिरोध, ठीक है, धारा नियंत्रक का मतलब वही रियोस्टेट जिससे आप जो है धारा को कंट्रोल करने वाले हो, उसका प्रतिरोध मान लो आर डैश है, यानी आर डैश हो, तथा सेल का, जो सेल आपने लिया है ना उसका आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, क्या दोस्तों, आंतरिक प्रतिरोध अगर स्मॉल आर हो तो प्राथमिक परिपथ में
विद्युत धारा कितनी होगी। ठीक है, तो विद्युत धारा, तो उसके अंदर जो विद्युत धारा होगी वो आपकी निकलेगी इस फॉर्मूले से कि I बराबर आपका EP, यानी कि जो प्राथमिक आपकी जो EMF है, प्राथमिक आपकी सेल है उसका EMF अपॉन में आपका ये R प्लस R डैश प्लस स्मॉल r। देखिए यहाँ पर जो कैपिटल R है दोस्तों, कैपिटल R का मतलब तो क्या हुआ, अरे कैपिटल R का मतलब तो हुआ जो आपका रेजिस्टेंस दे रखा हो इसके साथ में वो, और आपके R जो डैश है उसका मतलब है धारा नियंत्रक का प्रतिरोध कितना है वो, और स्मॉल r का मतलब है सेल का आंतरिक प्रतिरोध तो होता ही है, तो वो आंतरिक प्रतिरोध की बात कर रहा है स्मॉल r से। समझ में आ गई बात। तो अब अगर दोस्तों ये कंडीशन है तब आपके विभव प्रवणता का मान पूछा जाए तो क्या होगा, तो आप लिखिए विभव प्रवणता, ठीक है। तो अब जो है दोस्तों आपके विभव प्रवणता यानी x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, EP अपॉन में आपके हो जाएगा R प्लस R डैश प्लस स्मॉल r। ठीक है, और इसका गुणा हो जाएगा किससे, आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना है और उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, क्लियर है आपका। तो x बराबर हो गया EP अपॉन R प्लस R डैश प्लस R इंटू R अपॉन में L। और जो आपका अब दोस्तों अगर ये मान लो कि इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आपका स्मॉल r और जो धारा नियंत्रक है उसका प्रतिरोध दोनों के दोनों क्या हो जाए, अब मान लो इधर कि यदि आंतरिक प्रतिरोध हो जाए 0 और इसके जो आपकी धारा नियंत्रक है उस R डैश की वैल्यू भी हो जाए 0, तो आप क्या कह सकते हो, तो आप वापस से x बराबर आपको मिल जाएगा XP अपॉन में L, और यही चीज़ जो है हम पीछे देख चुके हैं। लेकिन अब जो है एप्सिलॉन ऑफ P यानी EP यानी कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो प्राथमिक के लिए था उसको हम यहाँ पर किससे रिप्लेस कर रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर I इंटू R अपॉन में L लिख सकते हैं या नहीं। IR का मतलब भी तो क्या होता है, अरे भाई V यानी कि ओम का नियम क्या कहता है, अरे V बराबर IR ओम का नियम कहता है ना, और V का मतलब होता है वोल्टेज, और वोल्टेज जो है वो प्राथमिक परिपथ के अंदर कहाँ से आ रहा है, इस EP से ही तो आ रहा है। तो हम इस EP को लिख सकते हैं I इंटू R और L हमारा ताई था, तो ये हो गया x बराबर IR अपॉन में L। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप लोगों के लिए। तो ये जो है दोस्तों हमारे पोटेंशियोमीटर के जो कॉन्सेप्ट थे या जो पोटेंशियोमीटर से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि पोटेंशियोमीटर में या तो आपसे जो है दोस्तों क्या पूछा जाता है, विभव प्रवणता पूछी जाती है, या आप लोगों से करंट पूछा जाता है, और वो दोनों चीज़ें मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर चुका हूँ। या फिर आपको जो है और पूछेंगे तो अज्ञात जो विद्युत वाहक बल है उसका आपसे EMF पूछेंगे, मतलब जो भी सेल है अलग से अननोन उसका EMF बता दो। इसके बेस पर तो आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये था आपके पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट, आप लोगों को मेरे हिसाब से क्लियर मैंने कर दिया है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कहीं भी कोई इशू आ रहा है तो आप जो है कमेंट ज़रूर करें। कमेंट नहीं करें तो आपके पास में हमारा व्हाट्सअप नंबर है ही है, आप वहाँ से भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब जो है दोस्तों हम अगर आगे बात करें तो आपके इस टॉपिक के अंदर क्या रहा है उसको हम एक बार जो है देख लेते हैं। उसके बाद में इसका जो है हम आज ही समाप्त कर देते हैं, क्रियाक्रम इसको मतलब पूरा कर देते हैं हम। ठीक है, तो इसके अंदर जो है अब आप लिख सकते हो दोस्तों इसके जो अनुप्रयोग है, क्या इसके मतलब यूजेज जो है उसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके यूज में एक तो आ जाता है इसका यूज, अगर कोई प्राथमिक सेल है उसका आंतरिक प्रतिरोध हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसको हम क्लियर कर देते हैं। चलिए, तो आप पहला टॉपिक डालेंगे इसके अंदर इसके अनुप्रयोग में कि प्राथमिक यानी प्राइमरी, तो प्राथमिक सेल का
प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ऐसा करते हैं दोस्तों, इसको आगे नेक्स्ट वीडियो में ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये फिर वीडियो जो है अभी लेंथी हो जाएगा और ज़्यादा लंबी वीडियो होती है तो आप लोगों को भी परेशानी होती है और मुझे भी अब जो है दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। लाइट भी चली गई है तो उस वजह से इन्वर्टर अब बजने लग जाएगा। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को दोस्तों ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आप लोगों को अगर हमारी क्लास में मज़ा आता है दोस्तों तो प्लीज़ हमें अप्रिसिएशन के लिए आप कमेंट जरूर करा करें कि सर क्लास अच्छी थी, या जो है आपको कोई इशू आया है तो वो भी आप कमेंट जरूर करा करें। साथ ही साथ आप लोगों के लिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लाना है कमेंट करके बताइए। अभी तक जो है जिन भी टॉपिक्स की ज़्यादा डिमांड आ रही है वही फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, तो इसलिए आपका कौन सा टॉपिक है जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। लव यू, ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय दोस्तों।